गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं और मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जब भी हम हिस्ट्री शब्द सुनते हैं, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? किंग्स, बैटल्स, एम्पायर्स, मुगल्स, मौर्य एंड गुप्ताज। लेकिन यूपीएससी का अप्रोच थोड़ा अलग है। यूपीएससी सिर्फ ये नहीं पूछता कि कौन सा किंग कब रूल करता था। यूपीएससी ये समझना चाहता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप कैसे हुई। एक सिंपल ह्यूमन बीइंग जंगल से निकलकर विलेजेस, सिटीज और किंगडम तक कैसे पहुंचा। ये कंप्लीट जर्नी ही एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का फाउंडेशन है। इसलिए एंशियंट हिस्ट्री को हम किंग से नहीं, ह्यूमन एवोल्यूशन और सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात समझिए कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का टाइम पीरियड बहुत बड़ा है। ये अप्रोक्सीमेटली अर्लीस्ट ह्यूमन हैबिटेशन से लेकर 8th सेंचुरी सीई तक का पीरियड कवर करता है। मतलब लाखों सालों की हिस्ट्री हम एक सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। अब इतना बड़ा पीरियड याद रखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हिस्टोरियन ने इसको 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री का मतलब होता है बिफोर और हिस्टोरिक का मतलब होता है रिटन हिस्ट्री। इसका मतलब वो समय है जब ह्यूमन तो एग्जिस्ट करते थे, लेकिन रिटन का इन्वेंशन नहीं हुआ था। यानी अब नेचुरली एक क्वेश्चन आता है, अगर राइटिंग ही नहीं थी तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस समय के लोग कैसे रहते थे। यहीं से आर्कियोलॉजी का रोल शुरू होता है। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेशन करते हैं और उन्हें स्टोन टूल्स, एनिमल बोन्स, ह्यूमन फोसिल्स, केव्स, रॉक शेल्टर और दूसरे फिजिकल रिमेन्स मिलते हैं। इन्हीं एविडेंस को स्टडी करके हम प्री हिस्टोरिक लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री बुक से नहीं, एविडेंस से पढ़ी जाती है। इसी प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस आते हैं। सबसे पहला आता है पैलियोलिथिक एज, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। उसके बाद आता है मिजोलिथिक एज यानी मिडल स्टोन एज, और फिर आता है नियोलिथिक एज यानी न्यू स्टोन एज। ये 3 स्टेज ह्यूमन लाइफ के ग्रेजुअली डेवलपमेंट को शो करते हैं। अब हम आते हैं सेकंड फेज पर, जो है प्रोटो हिस्टोरिक। ये बहुत इंटरेस्टिंग फेज था। इस पीरियड में रिटन राइटिंग तो एग्जिस्ट करती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि हम उस राइटिंग को आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सील्स पर सिंबल और स्क्रिप्ट मिलती है, लेकिन अब तक उनका एग्जैक्ट मीनिंग डिकोड नहीं हो पाया है। इसलिए इसी इसी ना कंप्लीटली प्री हिस्टोरिक, मतलब इसको हम कंप्लीटली ना तो प्री हिस्टोरिक बोल सकते हैं और ना ही फुल हिस्टोरिक। इसी वजह से इस फेज को हम प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं। अब तीसरा और सबसे लास्ट फेज आता है हिस्टोरिक पीरियड। यहाँ सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो जाती है। अब हम रीडेबल इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, लिटरेचर मिलता है, पॉइंट्स मिलते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट मिलते हैं और फॉरेन ट्रेवलर के अकाउंट्स भी मिलते हैं। इसीलिए पीरियड को हिस्ट्री कंपैरेटिवली ज्यादा क्लियर और ऑथेंटिक है। इसी हिस्टोरिक पीरियड के अंदर हम वैदिक एज, महाजनपद, मौर्यन एम्पायर और पोस्ट मौर्यन पीरियड, गुप्ता एज और पोस्ट गुप्ता डेवलपमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यूपीएससी पर्सपेक्टिव समझिए। एंशियंट हिस्ट्री में यूपीएससी सिर्फ इवेंट या डायनेस्टीज नहीं पूछता है। एग्जामिनेशन का फोकस आर्कियोलॉजिकल साइट, रिवर वैली लोकेशन, मटेरियल कल्चर, टूल टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल चेंज और ह्यूमन एडेप्टेशन पर भी होता है। इसलिए जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम सिर्फ क्या हुआ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कैसे हुआ और क्यों हुआ समझेंगे। ये अप्रोच आपको सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं बल्कि मेंस में भी हेल्प करेगी। तो साथियों, ये हमारा जो है एंशियंट हिस्ट्री का एक ओवरऑल सिलेबस है। तो आज की जो क्लास है वो हम शुरू करने वाले हैं पैलियोलिथिक एज यानी ओल्ड स्टोन एज से। तो सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझिए कि पैलियोलिथिक जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पैलियोस जिसका मतलब होता है ओल्ड और लिथोस जिसका मतलब होता है स्टोन। इसीलिए पैलियोलिथिक का सिंपल सा मीनिंग हुआ ओल्ड स्टोन एज। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पीरियड का नाम स्टोन एज ही क्यों रखा गया। तो इसका रीजन बहुत सिंपल है कि उस समय ह्यूमन लाइफ का ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट काम स्टोन से होता था। आज हम स्टील, आयरन, प्लास्टिक और मशीन्स यूज करते हैं, लेकिन उस समय इंसान के पास सिर्फ एक रिलायबल सोर्स था, वह था स्टोन। अगर उसे किसी एनिमल का शिकार करना था तो स्टोन टूल यूज करता था। अगर किसी एनिमल की स्किन को कट करना था तो स्टोन का यूज करता था। अगर लकड़ी तोड़नी थी, रूट्स निकालनी थी या अपनी प्रोटेक्शन करनी थी तो भी स्टोन टूल। इसीलिए इस पीरियड की आइडेंटिटी किसी किंग या किंगडम से नहीं बल्कि स्टोन टेक्नोलॉजी से होती है। अब टाइमलाइन की अगर बात करें तो इंडिया में पैलियोलिथिक एज
अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन ईयर अगो से लेकर 10,000 बीसी तक मानी जाती है। ध्यान दीजिए, ये कोई 500 या 1000 साल का पीरियड नहीं है, ये लाखों साल का टाइम स्पैन है। इसका मतलब है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे लंबा फेज इसी पीरियड से होकर गुजरता है और इसी दौरान इंसान ने सर्वाइवल का बेसिक स्किल डेवलप किए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि यूपीएससी जो बार बार यूज करता है वो है पेलेस्टोसीन अप्रोच, यानी कि पैलियोलिथिक एज का डेवलपमेंट इसी जियोग्राफिकल ओ सॉरी जियोलॉजिकल पीरियड में हुआ है, जिसे हम कॉमनली आइस एज भी कहते हैं। लेकिन आइस एज का मतलब ये नहीं है कि पूरी अर्थ एक ही बर्फ की शीट से ढकी हुई थी। इसका मतलब है कि दुनिया ने बहुत बड़े रीजन में ग्लेशियर डेवलप हुए और ग्लोबल टेम्परेचर आज के कंपैरिजन में काफी कम था और क्लाइमेट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा था। ये क्लाइमेट चेंज सिर्फ एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि ह्यूमन लाइफ को भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहे थे। जब क्लाइमेट चेंज होता है तो फॉरेस्ट का पैटर्न बदलता था, रिवर्स का फ्लो चेंज होता था और एनिमल्स भी अपनी लोकेशन चेंज करते थे। इसीलिए अर्ली ह्यूमंस को भी फूड और वाटर के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। इसी वजह से पैलियोलिथिक ह्यूमंस को हम नोमैडिक हंटर गैदरर्स कहते हैं। अब ये टर्म समझिए, नोमैडिक का मतलब होता है कि जहाँ परमानेंट घर नहीं होते हैं, आज यहाँ रहते थे, कल किसी और जगह चले जाते थे। हंटर का मतलब होता है वाइल्ड एनिमल का शिकार करके फूड ऑब्टेन करते थे और गैदरर का मतलब होता था कि फॉरेस्ट से फ्रूट, रूट, ट्यूबर्स और नट और जो एडिबल प्लांट्स होते हैं उनको कलेक्ट करना। यानी उनके पास एग्रीकल्चर नहीं थी, ना ही फार्मिंग थी, क्रॉप्स भी नहीं थी, फूड स्टोरेज का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। जितना मिला उतना कंज्यूम किया। इसीलिए हिस्टोरियन कहते हैं कि पैलियोलिथिक ह्यूमंस वर फूड गैदरर्स नॉट फूड प्रोड्यूसर। अब सवाल आता है, ये लोग रहते कहाँ थे? तो इनका शेल्टर नेचुरल होता था। ये लोग केव्स, रॉक शेल्टर और रिवर टेरेस के आसपास रहते थे। परमानेंट हाउसेस या विलेज का कॉन्सेप्ट अभी डेवलप नहीं हुआ था। नेचर ही उनका घर थी और नेचर ही उनकी प्रोटेक्शन भी करती थी। रेन से बचने के लिए केव्स, वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए रॉक शेल्टर और पानी के लिए रिवर के पास रहना उनकी सर्वाइवल स्ट्रेटजी का पार्ट था। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए कि इंडिया में पैलियोलिथिक ह्यूमंस ने मेनली क्वार्टजाइट स्टोन का यूज किया है। क्वार्टजाइट एक हार्ड और ड्यूरेबल स्टोन होता है जिसे शार्प कटिंग टूल्स बनाना कंपैरेटिवली इजी होता है। इसी वजह से हिस्टोरियन ने इंडियन पैलियोलिथिक ह्यूमंस को कभी कभी क्वार्टजाइट मैन भी कहा है। इसी फैक्ट को यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ह्यूमन एवोल्यूशन सोर्स के फ्रेमवर्क के मुताबिक इस पीरियड में अर्ली होमिनाइड से लेकर होमोसेपियंस तक के एवोल्यूशनरी प्रोग्रेस स्टडी किया जाता है। यानी जब हम पैलियोलिथिक एज पढ़ते हैं तो हम सिर्फ स्टोन टूल्स नहीं पढ़ रहे होते हैं, बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट की सबसे इनिशियल जर्नी को समझ रहे होते हैं। और अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या 20 साल तक इंसान ने एक ही टाइप के स्टोन टूल यूज किए होंगे? बिल्कुल नहीं। टाइम के साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हुई। इसी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बेसिस पर हिस्टोरियन ने पैलियोलिथिक एज को 3 मेजर फेजेस में डिवाइड किया है। अगली स्लाइड में हम क्लासिफिकेशन की डिटेल को समझेंगे। अब जैसे जैसे टाइम बदला, क्लाइमेट बदला, ह्यूमन इंटेलिजेंस डेवलप हुई और सर्वाइवल की नीड्स चेंज हुई, वैसे वैसे स्टोन टूल्स भी इंप्रूव होते गए। इसी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज के बेसिस पर हिस्टोरियन ने पैलियोलिथिक एज को 3 मेजर फेजेस में डिवाइड किया। सबसे पहला आता है लोअर पैलियोलिथिक, फिर आता है मिडल पैलियोलिथिक, फिर आता है अपर पैलियोलिथिक एज। अब ध्यान दीजिए, ये डिवीजन किसी किंग, डायनेस्टी या रिलीजन के बेसिस पर नहीं हुआ था। इसका बेस है स्टोन टूल टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज। इसलिए जब भी आप किसी आर्कोलॉजिकल साइट को स्टडी करते हैं, आर्कोलॉजिस्ट सबसे पहले ये देखते हैं कि वहां किस टाइप के स्टोन टूल मिलते हैं। उसी से पता चलता है कि वो साइट लोअर पैलियोलिथिक की है, मिडिल की है या अपर पैलियोलिथिक की है। अब तीनों फेजेस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला फेज है लोअर पैलियोलिथिक। ये अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन ईयर अगो से लेकर 1 लाख बीसी तक का पीरियड माना जाता है। ये ह्यूमन हिस्ट्री का इनिशियल स्टेज था। इस समय के ह्यूमंस के पास बहुत बेसिक टेक्नोलॉजी थी। इन्होंने बड़े और हैवी स्टोन टूल्स बनाना शुरू किया था, जैसे हैंड एक्स, क्लीवर और चॉपर्स। ये टूल्स देखने में सिंपल लगते थे, लेकिन उस समय के लिए ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन थे। इन्हीं टूल की मदद से ह्यूमन एनिमल का शिकार करते थे, लकड़ी काटते थे, रूट निकालते थे और अपनी डेली लाइफ के ऑलमोस्ट हर काम को कंप्लीट करते थे। इस पीरियड का क्लाइमेट काफी कोल्ड था, क्योंकि अर्थ जो है पैलेस्टीन आइस एज के इन्फ्लुएंस में थी।
बहुत से रीजन में ग्लेशियर थे और एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा था। इसी वजह से ह्यूमंस को नेचर के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को एडॉप्ट करना था। अब आते हैं सेकंड स्टेज पर, मिडल पैलियोलिथिक एज। ये अप्रोक्सीमेटली 1 लाख बीसी से लेकर 40,000 बीसी तक का पीरियड था। इस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है फ्लेक टूल टेक्नोलॉजी। तो जो लोअर पैलियोलिथिक में हैवी टूल यूज होते थे, लेकिन मिडल पैलियोलिथिक में ह्यूमंस ने कंपैरेटिवली छोटे और ज्यादा एफिशिएंट टूल बनाना शुरू किए। इस समय स्क्रैपर्स, बोरर्स और पॉइंट जैसे स्पेशलाइज्ड टूल डेवलप हुए। स्कैपर का यूज जो है एनिमल स्किन को क्लीन करने के लिए होता था। बोरर्स का यूज होल बनाने के लिए होता था। और पॉइंट्स को वुडन शाफ्ट के साथ अटैच करके प्रिमिटिव स्पेयर्स बनाए जाते थे। यानी टेक्नोलॉजी सिर्फ स्ट्रोंगर नहीं हुई, बल्कि स्पेशलाइज्ड भी होने लगी। हर टूल का एक स्पेसिफिक पर्पस डेवलप होने लगा। क्लाइमेट भी लोअर पैलियोलिथिक के कंपैरिजन में रिलेटिवली वार्म होने लगा, इसलिए ह्यूमन का एडेप्टेशन भी धीरे धीरे इंप्रूव हुआ। अब आते हैं तीसरी और फाइनल स्टेज पर, अपर पैलियोलिथिक एज। ये अप्रोक्सीमेटली 40,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का पीरियड माना जाता है। इस फेज को पैलियोलिथिक एज का सबसे मोस्ट एडवांस स्टेज कहा जाता है। अब ह्यूमंस और इंटेलिजेंट हो चुके थे। स्टोन टेक्नोलॉजी में काफी इंप्रूवमेंट आ रहा था। इस पीरियड की सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी ब्लेड टेक्नोलॉजी। ब्लेड टूल पहले के टूल के कंपैरिजन में ज्यादा शार्प, ज्यादा लाइट और ज्यादा एफिशिएंट हुए। इसी फेज में बोन टूल का भी डेवलपमेंट हुआ। ह्यूमंस ने सिर्फ स्टोन ही नहीं, बल्कि एनिमल बोन्स का भी यूज करना शुरू किया। और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही डेवलप नहीं हुई, ह्यूमन बिहेवियर भी चेंज होने लगा। इसी पीरियड में हमें अर्ली रॉक पेंटिंग, पर्सनल ऑर्नामेंट, सिंबॉलिक एक्टिविटीज के एविडेंस मिलते हैं। इसका मतलब ये था कि अब इंसान सिर्फ सरवाइव ही नहीं कर रहा था, बल्कि अपने थॉट्स और क्रिएटिविटी को भी एक्सप्रेस करना शुरू करना कर रहा था। अगर हम इन तीनों स्टेजेस को एक लाइन में कंपेयर करें, तो लोअर पैलियोलिथिक सर्वाइवल की बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है, मिडिल पैलियोलिथिक टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट को, और अपर पैलियोलिथिक ह्यूमन इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये तीन स्टेजेस सिर्फ टाइम पीरियड नहीं है, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट की तीन इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए, यूपीएससी को सिर्फ टाइमलाइन याद रखना इनफ नहीं है। एग्जामिनेशन में अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि किस फेज में कौन से टूल यूज हुए, किस फेज में क्लाइमेट कैसा था, किस फेज में ह्यूमन बिहेवियर में क्या चेंज आए। इसलिए हमें इन तीनों फेज को सीक्वेंस के साथ कॉन्सेप्चुअली समझना होगा। अब हमें पैलियोलिथिक एज का जो है ओवरऑल क्लासिफिकेशन समझ लिया है, लेकिन अगला क्वेश्चन ये है कि लोअर पैलियोलिथिक एज में एग्जैक्टली किस टाइप के टूल होते थे, इंडिया में उनकी डिफरेंट ट्रेडिशन क्या थी, और आर्कोलॉजिस्ट को ये टूल किस किस जगह मिले थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज की। तो ये वही पीरियड है जहां से ह्यूमन टेक्नोलॉजी की एक्चुअल बिगिनिंग होती है। याद रखिए, जब हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं तो आज के कंप्यूटर्स, एआई या रोबोटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। उस समय की टेक्नोलॉजी का मतलब है स्टोन टूल्स बनाना और उनके साथ तरीके से यूज करना। ये पीरियड अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन ईयर अगो से लेकर 1 लाख बीसी तक का चलता है। इतना लंबा पीरियड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दौरान ह्यूमंस ने सर्वाइवल के बेसिक मेथड डेवलप किए। अब एक क्वेश्चन सोचिए, अगर आप अगर आज आपको किसी जंगल में छोड़ दिया जाए और आपके पास कोई मॉडर्न इक्विपमेंट ना हो, ना मोबाइल फोन, ना नाइफ, ना माचिस, ना व्हीकल, तब आप सर्वाइव कैसे करेंगे? सबसे पहले आप किसी हार्ड ऑब्जेक्ट की तलाश करेंगे जिससे प्रोटेक्शन कर सको या फूड ऑब्टेन कर सको। अर्ली ह्यूमंस ने भी बिल्कुल यही किया। उन्होंने नेचर नेचर से स्टोन उठाया और धीरे धीरे उसे शेप देना शुरू की। इसी प्रोसेस ने ह्यूमन सिविलाइजेशन की पहली टेक्नोलॉजी को जन्म दिया। अब एक जो है महत्वपूर्ण बात समझिए कि इंडिया में लोअर पैलियोलिथिक के दौरान सिर्फ एक ही टाइप के टूल नहीं थे। अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन में दो मेजर टूल डेवलप हुई थी। सबसे पहले ट्रेडिशन थी वो है सोनियन कल्चर, और दूसरी थी एक्युलियन कल्चर। ये दोनों ट्रेडिशन एक ही पीरियड में एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और टूल टेक्नोलॉजी अलग थी। सबसे पहले बात करते हैं सोनियन कल्चर की। तो इस कल्चर का नाम सोन या सोहन रिवर वैली के नाम पर पड़ा। ये रिवर प्रेजेंट डे पाकिस्तान के पंजाब रीजन में फ्लो करती है। इसी वैली में आर्कोलॉजिस्ट को बहुत सारे अर्ली स्टोन टूल्स मिले थे, इसलिए इस ट्रेडिशन को सोनियन कल्चर कहा गया।
अब सवाल आता है सोनियन कल्चर की सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी क्या थी? तो इस कल्चर की आइडेंटिटी है चॉपर चॉपिंग टूल ट्रेडिशन। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है सोनियन कल्चर चॉपर चॉपिंग टूल ट्रेडिशन। यहाँ के लोग रिवर से नेचुरली मिलने वाले पेबल्स यानी गोल या स्मूथ स्टोन को उठाते थे और उन्हें तोड़कर कटिंग एज बना देते थे। अब यहाँ दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है। पहला है यूनिफेशियल चॉपर। यूनि का मतलब होता है वन। इस टूल में स्टोन को सिर्फ एक साइड से चिप करके शार्प एज बनाई जाती थी। और दूसरा है बाईफेशियल चॉपिंग टूल। बाई का मतलब होता है टू। इसमें स्टोन के दोनों सरफेस पर काम किया जाता था, जैसे कटिंग एज और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती थी। यानी सोनियन कल्चर में टूल सिंपल थे लेकिन सर्वाइवल के लिए काफी यूजफुल थे। ये मैंने यहाँ पे पिक्चर भी लगाई है कि यहाँ पे जो है किस टाइप के जो है टूल्स यूज होते थे। इन टूल्स को जो है यूज हंटिंग में, मीट कटिंग में, वुड ब्रेकिंग और रूट्स निकालने जैसे कामों में होता था। अब हम आते हैं दूसरी और कंपैरेटिवली एडवांस ट्रेडिशन पर, एक्विलियन कल्चर। ये नाम फ्रांस के एक आर्कियोलॉजिकल साइट सेंट एक्यूल से लिया गया है, जहां इस टाइप के टूल पहली बार साइंटिफिक तरीके से आइडेंटिफाई किए गए थे। बाद में इसी तरह की टेक्नोलॉजी इंडिया के कई रीजन्स में भी मिली। इंडिया में एक्विलियन कल्चर के डिस्ट्रीब्यूशन मेनली पेनिनसुलर और सेंट्रल इंडिया में था। स्टूडेंट सोनियन और एक्विलियन कल्चर के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस उनके टूल का था। एक्विलियन कल्चर का सबसे फेमस डिस्कवरी है हैंड एक्स। अगर आप किसी म्यूजियम में पैलियोलिथिक सेक्शन देखोगे तो सबसे पहले जो टूल नजर आएगा वो जनरली हैंड एक्स ही होते थे। हैंड एक्स का शार्प आर्म आमतौर पर पियर शेप या ओवल शेप का था और इसकी सबसे खास बात ये थी कि इसे दोनों साइड से केयरफुली चिप करके बनाया जाता था। यानी ये एक बाई फेशियल टूल था। अब एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करिए कि स्टोन का दोनों तरफ से एक बैलेंस शेप देना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए प्लानिंग, ऑब्जर्वेशन और रिपीटेड प्रैक्टिस की जरूरत होती थी। ये हमें बताता है कि लोअर पैलियोलिथिक ह्यूमन सिर्फ रैंडमली स्टोन नहीं तोड़ रहे थे, बल्कि उनके पास एक क्लियर आइडिया था कि उन्हें किस शेप का टूल बनाना है। इसी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट हैंड एक्स को ह्यूमन कोग्निटिव डेवलपमेंट का सबसे बड़ा एविडेंस मानते हैं। अब हैंड एक्स के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टूल आता है क्लेवर। क्लेवर जो है ब्रॉड कटिंग एज होता था। यह मेनली बेड ये मेनली बेड एनिमल का मीट कट करने के लिए और ह्यूमंस को सॉरी बोन्स को सेपरेट करने और एनिमल हाइड्स के प्रोसेस करने के काम आता था। अगर आप बुचर की शॉप में बड़ा मीट कटिंग नाइफ देखते हैं तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लेवर से मिलता जुलता है। अब स्लाइड में दो और टर्म दिए गए हैं, पोलीहेड्रॉन और सेफ्रॉइड। ये हैवी कोर टूल थे। इनका यूज बोन तोड़ने के लिए किया जाता था ताकि अंदर का बोन मैरो निकाला जा सके। बोन मैरो उस समय न्यूट्रिशन का एक इम्पोर्टेंट सोर्स था क्योंकि उसमें फैट और एनर्जी दोनों मिलते थे। यानी अर्ली ह्यूमंस अवेलेबल सोर्स का मैक्सिमम यूज करना जानते थे। तो एक चीज ऑब्जर्व करिए कि सोनियन और एक्विलियन दोनों ही लोअर पैलियोलिथिक ट्रेडिशन है, लेकिन दोनों की टेक्नोलॉजी एक जैसी नहीं है। सोनियन में पेबल टूल्स और चॉपर डोमिनेट करते हैं और एक्विलियन में हैंड एक्स और क्लेवर जैसे मोर रिफाइंड टूल मिलते हैं। ये डिफरेंस हमें बताता है कि एक ही टाइम पीरियड में अलग अलग रीजन में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का लेवल अलग कैसे हो सकता है। इसीलिए आर्कियोलॉजी सिर्फ टूल देखकर उनका नाम नहीं बताती, बल्कि उनके थ्रू ह्यूमन बिहेवियर और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को भी समझाने की कोशिश करती है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात समझिए कि क्या ये टूल किसी फैक्ट्री में बनते थे? तो बिल्कुल नहीं। ये जो टूल है, स्टोन टूल्स, वही बनाए जाते थे जहां सुटेबल रॉ मटेरियल अवेलेबल होता था। इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट जब किसी रिवर वैली या स्टोन क्वेरी के पास बहुत सारे अनफिनिश्ड टूल और स्टोन फ्लेक्स देखते हैं तो वो उस जगह को टूल मैन्युफैक्चरिंग साइट या फैक्ट्री साइट के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। ये भी एक रीजन है कि पैलियोलिथिक सेटलमेंट अक्सर रिवर्स के पास मिलती है। रिवर से पानी भी मिलता था, फूड भी और टूल बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी। अब तक हमने जो है लोअर पैलियोलिथिक की टूल टेक्नोलॉजी को और उसके दो मेजर ट्रेडिशन को समझ लिया है। लेकिन अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि ये टूल इंडिया के किन किन रीजन में मिले हैं। कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट यूपीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट है और किस साइट की स्पेशलिटी क्या थी। तो इसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। जी। अब एक बात हमेशा याद रखिए कि एंशिएंट हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कभी अलग-अलग मत पढ़िए। जहाँ रिवर होगी, वहाँ वाटर होगा, जहाँ वाटर होगा, वहाँ प्लांट्स और एनिमल होंगे और जहाँ प्लांट्स और एनिमल होंगे, वहीं अर्ली ह्यूमंस भी मिलेंगे।
इसी वजह से प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट का सबसे बड़ा रिलेशन रिवर वैली के साथ होता है। अब हम इंडिया के इम्पोर्टेंट लोअर पैलियोलिथिक साइट को रीजन वाइज समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं नॉर्दर्न इंडिया की तरफ। यहाँ का सबसे फेमस साइट है सोन वैली। ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान के पंजाब रीजन में शिफ्ट है। इसी वैली से पेबल टूल और चॉपर चॉपिंग टूल्स ट्रेडिशन के एविडेंस भी मिलते हैं। इसी वजह से इस ट्रेडिशन को हम सोनियन कल्चर के नाम से जानते हैं। यहाँ के टूल्स मेनली रिवर ग्रेवल से बनाए गए हैं। रिवर कंटिन्यूअसली स्टोन्स को स्मूथ बनाती रहती है, इसीलिए अर्ली ह्यूमंस को रेडीमेड पेबल्स मिल जाते थे और जिनको थोड़ा मॉडिफाई करके टूल बना लिए जाते थे। इसी रीजन के आसपास एक और इम्पोर्टेंट एरिया है शिवालिक हिल्स। शिवालिक रीजन से भी अर्ली पेबल टूल कॉम्प्लेक्स डिस्कवर हुए हैं। ये रीजन जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्री हिस्टोरिक फॉसिल और एनिमल रिमेन भी मिले हैं। इसीलिए जब भी शिवालिक का नाम आए सिर्फ हिमालय मत सोचिए, एंशियंट हिस्ट्री में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। अब आते हैं अगली साइट हमारी बेलन वैली, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर रीजन में शिफ्ट है। और जो बेलन वैली को एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का एक लिविंग लेबोरेटरी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ सिर्फ लोअर पैलियोलिथिक के एविडेंस ही नहीं मिले हैं, यहाँ एक कॉन्टिन्यूअस कल्चरल सीक्वेंस मिलता है। यानी लोअर पैलियोलिथिक, फिर मिडल पैलियोलिथिक, फिर अपर पैलियोलिथिक, और उसके बाद मीजोलिथिक और फाइनली नियोलिथिक। यानी अगर किसी स्टूडेंट को देखना हो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे इवॉल्व हुई, तो बेलन वैली उसका परफेक्ट एग्जांपल है। इसी वजह से बेलन वैली आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अब हम आते हैं इंडिया के सबसे फेमस प्री हिस्टोरिक साइट की तरफ, भीम बेटका। ये मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में विंध्य हिल्स के साउदर्न एज पर स्थित है। और अभी हम इसकी डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना याद रखिए कि भीमबेटका से लोअर पैलियोलिथिक के बहुत इंपॉर्टेंट स्टोन टूल्स और रॉक शेल्टर डिस्कवर हुए हैं। अब हम वेस्टर्न इंडिया की तरफ अगर चले तो यहाँ राजस्थान के दो इंपॉर्टेंट साइट मिलते हैं, लूनी वैली और डिडवाना। आज राजस्थान को हम डेजर्ट स्टेट के रूप में देखते हैं, लेकिन प्री हिस्टोरिक पीरियड में एनवायरमेंटल कंडीशन आज जैसी नहीं थी। क्लाइमेट और लैंडस्केप दोनों अलग था। इसी वजह से यहाँ भी लोअर पैलियोलिथिक ह्यूमंस के एविडेंस मिलते हैं। डिडवाना से स्टोन टूल इंडस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट रिमेन्स डिस्कवर हुए हैं, और ये राजस्थान के इंपॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक सेंटर में से एक माना जाता है। अब महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट साइट है नेवेसा, जो कि प्रावरा नदी के किनारे स्थित है। निवेशे का नाम सिर्फ लोअर पैलियोलिथिक में नहीं, बल्कि आगे मिडल पैलियोलिथिक पढ़ते वक्त भी बार बार सुनने को मिलेगा। इसलिए इस साइट को शुरुआत से ही याद रखना जरूरी है। यहाँ एक्विलियन ट्रेडिशन के इंपॉर्टेंट स्टोन टूल मिले हैं, और ये डेक्कन रीजन के प्री हिस्टोरिक डेवलपमेंट को समझने के लिए काफी सिग्निफिकेंट साइट है। अब साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अटीरपक्कम और गुडियम जैसी केव मिली है। ये दोनों साउथ इंडियन एक्विलियन कल्चर के मेजर सेंटर है। पर्टिकुलरली अतीरापक्कम, जो आज की प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल में बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि यहाँ से एक्सट्रीमली एंशियंट एक्विलियन हैंड एक्स डिस्कवर हुए हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। अब कर्नाटका की तरफ आते हैं, तो यहाँ से फेमस साइट है हुंसी वैली, जिसे कभी कभी हुंसी बियाचबल वैली भी कहा जाता है। ये साइट एक और रीजन से यूनिक है। इंडिया के बहुत सारे लोअर पैलियोलिथिक टूल क्वार्टजाइट से बने हुए मिलते हैं, लेकिन हुंसी वैली में आर्कियोलॉजिस्ट को लाइमस्टोन बेस्ड हैंड एक्स इंडस्ट्री के एविडेंस मिलते हैं। यानी अर्ली ह्यूमन सिर्फ एक ही टाइप के स्टोन पर डिपेंडेंट नहीं थे। जिस रीजन में वो रॉ मटेरियल अवेलेबल था, उसी का यूज करके टूल बनाए जाते थे। ये पॉइंट हमें एक इंपॉर्टेंट बात सिखाता है कि स्टोन एज के ह्यूमंस एनवायरनमेंट को सिर्फ यूज नहीं करते थे, वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी टेक्नोलॉजी एडॉप्ट भी करते थे। इसी को आर्कियोलॉजिकल में आर्कियोलॉजी में ह्यूमन एडेप्टेशन कहा जाता है। अगर आप अगर हम अब पूरे इंडिया का पैटर्न देखेंगे, तो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सामने आता है कि नॉर्थ वेस्ट में सोनियन कल्चर डोमिनेट करती थी, और सेंट्रल और पेनिनसुलर इंडिया में एक्विलियन कल्चर का डोमिनेंस देखने को मिलता है। और ऑलमोस्ट सभी इंपोर्टेंट प्री हिस्टोरिकल साइट रिवर्स या रिवर वैली के आसपास ही लोकेटेड है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। रिवर्स अर्ली ह्यूमंस के लिए लाइफ लाइन थी। ड्रिंकिंग वाटर, एनिमल का मूवमेंट, प्लांट्स और टूल बनाने के लिए रॉ मटेरियल, सब कुछ रिवर के पास अवेलेबल होता था। इसी वजह से जब आर्कियोलॉजिस्ट किसी रिवर बेसिन का सर्वे करते हैं, तो प्री हिस्टोरिक रिमेन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है।
तो अब तक जो हमने लोअर पैलियोलिथिक का इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट और उनके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन समझ लिया है, लेकिन इन सब साइट में एक साइट ऐसी है जिसे इंडिया की प्री हिस्टोरिक हेरिटेज का सिंबल माना जाता है। एक ऐसी जगह जहां लाखों सालों तक ह्यूमंस रहते थे, जहां से लोअर पैलियोलिथिक से लेकर मिडाइवल पीरियड तक का कंटिन्यूअस एविडेंस मिलते हैं और जिसे यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया है। उस रिमार्केबल साइट के नाम है भीमबेटका रॉक शेल्टर। तो भीमबेटका साथियों सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है, ये इंडिया के लाखों साल पुराने ह्यूमन हिस्ट्री का लिविंग एविडेंस है। अगर किसी स्टूडेंट को एक ही जगह पर प्री हिस्टोरिकल ह्यूमन लाइफ को समझना हो, तो भीमबेटका उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट साइट है। सबसे पहले इसकी लोकेशन समझते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये विंध्य हिल्स के साउदर्न मार्जिन पर लोकेटेड है। अब आप समझिए कि अर्ली ह्यूमंस ने इसी रीजन को अपना घर क्यों बनाया होगा। इसका आंसर हमें ज्योग्राफी देती है। विंध्य रीजन में नेचुरल रॉक शेल्टर अवेलेबल थे, आसपास फॉरेस्ट थे, वाटर रिसोर्सेज था, वाइल्ड एनिमल भी थे जो हंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट थे। यानी सर्वाइवल के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, वो सब इस रीजन में नेचुरली अवेलेबल थी। इसी वजह से ह्यूमंस ने भी इस एरिया को चूज किया। अब एक इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग बात समझिए कि भीमबेटका की डिस्कवरी 1957 में वीएस वाकनकर ने की थी। तो वीएस वाकनकर एक प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इस एरिया का सर्वे किया और यहाँ के रॉक शेल्टर को आइडेंटिफाई किया। बाद में जब एक्सकवेशन और डिटेल रिसर्च हुई, तब आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि ये साइट सिर्फ एक ऑर्डिनरी केव नहीं है, ये तो प्री हिस्टोरिक ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट आर्काइव है। इसकी डिस्कवरी ने इंडियन प्री हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग को एक नई डायरेक्शन दी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट समझिए कि भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। स्टूडेंट, यूनेस्को किसी भी प्लेस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तभी डिक्लेयर करता है जब उसकी कल्चरल या हिस्टोरिकल वैल्यू पूरी पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। इसका मतलब है कि भीमबेटका सिर्फ इंडिया की हेरिटेज नहीं है, बल्कि वर्ल्ड हेरिटेज का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन में पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब भीमबेटका की स्केल को समझते हैं। ये सिर्फ केव नहीं थी, यहाँ 750 से अधिक रॉक शेल्टर मौजूद है। इमेजिन कीजिए कि एक केव नहीं, दो केव नहीं, बल्कि हंड्रेड्स ऑफ रॉक शेल्टर। ये पूरे एरिया प्री हिस्टोरिक ह्यूमन ऑक्यूपेशन का एक कंप्लीट लैंडस्केप था। हर शेल्टर का यूज एक जैसा नहीं रहा होगा। कुछ शेल्टर टेम्परेरी कैंप रहे होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म हैबिटेशन के लिए यूज हुए होंगे और कुछ जगह पर ह्यूमंस ने अपनी कल्चरल एक्टिविटी भी परफॉर्म की होगी। इसी वजह से भीमबेटका को एक सिंगल केव के रूप में नहीं, बल्कि एक रॉक शेल्टर कॉम्प्लेक्स के रूप में देखा जाता है। अब भीमबेटका की सबसे बड़ी स्पेशलिटी समझिए। इंडिया के बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट किसी पर्टिकुलर पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन भीमबेटका की खास बात यह है कि यहाँ कॉन्टिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेशन के एविडेंस मिलते हैं। सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक, उसके बाद मिडल पैलियोलिथिक और फिर आता है अपर पैलियोलिथिक, और उसके बाद भी डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड तक यहाँ ह्यूमन एक्टिविटी कंटिन्यू रही। अगर अगर हम ह्यूमन सिविलाइजेशन के इवोल्यूशन को एक कंटिन्यूअस मूवी के रूप में देखना चाहते हैं, तो भीमबेटका उस मूवी का सबसे एक कंप्लीट रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। इसी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये साइट एक्सट्रीमली वैल्यूएबल थी। अब सवाल आता है कि अर्ली ह्यूमंस केव में क्यों नहीं रहते थे, ओ सॉरी, अर्ली ह्यूमंस केव में क्यों रहते थे, परमानेंट हाउसेज क्यों नहीं बनाए स्टूडेंट। तो उस समय ह्यूमन के पास कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना ही ब्रिक्स थी, ना सीमेंट, ना आयरन। नेचुरल केव ही उनके लिए सेफेस्ट शेल्टर थे। रॉक शेल्टर उन्हें बारिश से बचाते थे, तेज धूप से बचाते थे, ठंड से प्रोटेक्ट करते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट कि वाइल्ड एनिमल से भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। यानी नेचर ही उनका आर्किटेक्ट भी थी और नेचर ही उनके प्रोटेक्टर भी। अब जो है भीमबेटका से कौन कौन से आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, तो लोअर पैलियोलिथिक लेयर्स में आर्कियोलॉजिस्ट को एक्विलिन हैंड एक्स, क्लेवर और चॉपर्स मिले हैं। ये टूल लोकल सैंडस्टोन और क्वार्ट्जाइट से बनाए गए हैं। इससे हमें दो इंपॉर्टेंट बातें पता चलती है। पहली बात कि अर्ली ह्यूमंस लोकल रिसोर्सेज का यूज करते थे। उन्होंने किसी दूर के रीजन से रॉ मटेरियल लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो स्टोन नियर बाई अवेलेबल होता था, उसी को शेप देकर टूल बना लेते थे। दूसरी बात, भीमबेटका सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, यहाँ टूल मेकिंग और डेली एक्टिविटी भी होती थी।
यानी एक कंप्लीट हैबिटेशन साइट थी। अब एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन समझिए कि जब आर्कियोलॉजिस्ट किसी साइट पर एक्सकवेशन करते हैं, तो वो सिर्फ टूल देखकर कंक्लूजन नहीं निकालते, वो हर लेयर को केयरफुली स्टडी करते हैं। नीचे वाली लेयर जनरली ओल्डर होती है और ऊपर वाली कंपैरेटिवली रिसेंट। इसी स्ट्रेटिग्राफी को इसी जो स्ट्रेटिग्राफी की वजह से भीमबेटका में ह्यूमन ऑक्यूपेशन का एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस स्टैब्लिश किया जा सका। इसी रीजन से भीमबेटका इंडियन आर्कियोलॉजी के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क साइट बन चुकी है। स्टूडेंट, भीमबेटका का नाम आगे भी बार बार आएगा जब हम अपर पैलियोलिथिक पढ़ेंगे, तब भी इसी साइट से हमें अर्ली रॉक पेंटिंग के एविडेंस मिलेंगे। यानी एक ही साइट डिफरेंट टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करती है। इसी वजह से भीमबेटका को सिर्फ लोअर पैलियोलिथिक का कॉन्टेक्स्ट में याद मत रखिए, इसे पूरी प्री हिस्टोरिक कल्चरल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझिए। अगर आज हम इस स्लाइड का कंक्लूजन निकाले, तो भीमबेटका हमें ये बताती है कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस प्रिमिटिव जरूर थे, लेकिन उनकी लाइफ कंप्लीटली रैंडम नहीं थी। तो साथियों, अब हम जो अपनी अगली साइट की बात करते हैं, जो कि साउथ में स्थित है, अतीरा पक्कम। तो ध्यान दीजिए, फिर से वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। रिवर बेसिन, जो अतीरापक्कम है, वो तमिलनाडु में चेन्नई के पास कोर्टलियर जो रिवर है उसके बेसिन में स्थित है। हमने पहले देखा था कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमन अक्सर रिवर वैली के आसपास ही सेटल होते थे। इसका रीजन सिंपल था, वाटर अवेलेबिलिटी, ह्यूमंस की मूवमेंट और स्टोन टूल्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल। अब जो है अटीरा पक्कम की डिस्कवरी हिस्ट्री देखते हैं। साउथ इंडियन प्री हिस्ट्री की बात हो और रॉबर्ट ब्रूस फुट का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहा जाता है। 1863 में उन्होंने पल्लवरम तमिलनाडु से इंडिया के पहले पैलियोलिथिक हैंड एक्स डिस्कवर किया था। इसी डिस्कवरी ने पहली बार साइंटिफिक एविडेंस दिया कि इंडिया में भी स्टोन एज ह्यूमंस रहते थे। बाद में अतीरापक्कम और नियर बाई रीजन्स में एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन हुई और बहुत सारे एकोलियन टूल्स डिस्कवर हुए। स्टूडेंट, रॉबर्ट ब्रूसफुट की डिस्कवरी इंडियन आर्कोलॉजी के लिए एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट थी। उससे पहले लोगों को इंडिया के प्री हिस्टोरिक पास्ट के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन थी, लेकिन इस डिस्कवरी के बाद रिसर्चर को पता चला कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी लाखों साल पुरानी ह्यूमन एक्टिविटी मौजूद थी। अब आते हैं अतीरा पक्कम की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी पर। रिसर्च के बाद यहाँ से एकोलियन हैंड एक्स की डेटिंग ने आर्कोलॉजिस्ट को सरप्राइज कर दिया। ये एविडेंस बताते हैं कि साउथ इंडिया में एकोलियन हैंड एक्स टेक्नोलॉजी लगभग लगभग 1.5 से 1.7 मिलियन ईयर अगो डेवलप हो चुकी थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। क्यों? क्योंकि इसने ये प्रूव किया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एडवांस स्टोन टूल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत प्राचीन था। यानी जब हम लोअर पैलियोलिथिक एज पढ़ते हैं, तो अतीरा पक्का में की साइट बन जाता है, जो हमें अर्ली ह्यूमन टेक्नोलॉजी की एंटिक्विटी बताता है। अब एक और टर्म देखते हैं, मेडरेसियन कल्चर। कभी कभी आप बुक्स में साउथ इंडियन एक्विलियन ट्रेडिशन के साथ मेडरेशियन कल्चर नाम भी पढ़ेंगे। इसका रीजन ये है कि अतीरापक्कम, पल्लवरम और गुडियम केव जैसे इंपॉर्टेंट साइट पुराने मद्रास रीजन यानी प्रेजेंट डे चेन्नई के पास लोकेटेड है। इसलिए साउथ इंडियन हैंड एक्स इंडस्ट्री को कई बार मेडरेशियन कल्चर भी कहा जाता है। अब सवाल आता है कि अतीरापक्कम के ह्यूमन स्टूल किस मटेरियल से बने होते थे। तो यहाँ के लोग मेनली कोर्स ग्रेन्ड क्वार्टजाइट कोबल्स का यूज करते थे। क्वार्टजाइट एक हार्ड और ड्यूरेबल स्टोन होता है। इससे शार्प एज बनाना कंपैरेटिवली इजी होता है और टूल जल्दी टूटता भी नहीं है। इसी वजह से लोअर पैलियोलिथिक में क्वार्टजाइट का यूज बहुत कॉमन था। अब हम साउथ इंडियन के एक एक इंपोर्टेंट रीजन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हुंगसी वैली की, जो कर्नाटका में स्थित है। हुंगसी वैली भी लोअर पैलियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट मानी जाती है। लेकिन इस साइट की खास बात यह है कि इंडिया के मैक्सिमम लोअर पैलियोलिथिक साइट पर क्वार्टजाइट टूल मिलते हैं, लेकिन हुंगसी वैली में आर्कियोलॉजिस्ट को लाइमस्टोन से बने हैंड एक्स और टूल भी मिलते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अर्ली ह्यूमंस किसी एक पर्टिकुलर स्टोन पर डिपेंड नहीं करते थे। जिस रीजन में जो सुटेबल रॉ मटेरियल अवेलेबल होता था, उसी का यूज करके टूल बनाए जाते थे। यानी टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एडॉप्ट करती थी। हुंगसी वैली को एक और रीजन से इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये एक टूल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, ये एक फैक्ट्री साइट के रूप में आइडेंटिफाई की गई है। इसका मतलब है कि यहाँ सिर्फ रेडीमेड टूल ही नहीं मिले, बल्कि स्टोन फ्लेक,
और टूल मेकिंग के एविडेंस भी मिले हैं। ये इंडिकेट करता है कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमन इसी रीजन में बैठकर टूल बनाते थे और उनका यूज भी करते थे। स्टूडेंट, अगर आज की स्लाइड में इसको समराइज करें तो साउथ इंडियन की इंपॉर्टेंट तीन मेजर पॉइंट है, समझते हैं। पहला, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने इंडियन प्रीहिस्ट्री को साइंटिफिक रिकॉग्नाइजेशन दी। दूसरा, अतीरा पक्कम ने दिखाया कि इंडिया में एक्विलिन टेक्नोलॉजी बहुत प्राचीन है। और तीसरा, हुंगसी वैली ने हमें बताया कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लोकल रॉ मटेरियल का यूज करके अपने टेक्नोलॉजी को एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट करते थे। अब हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अब साथियों हम बात करते हैं मिडल पैलियोलिथिक एज की। तो इसका जो टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो वो 1 लाख बीसी से लेकर 40,000 बीसी तक माना जाता है। इस समय अर्थ का क्लाइमेट भी धीरे धीरे चेंज हो रहा था। आइस एज का इन्फ्लुएंस पहले के कंपैरिजन में कम होने लगा और एनवायरनमेंट भी चेंज आ रहे थे। ह्यूमंस भी उन चेंजेस के साथ अडोप्ट कर रहे थे। अब सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लोअर पैलियोलिथिक और मिडल पैलियोलिथिक में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। तो आंसर सिर्फ एक लाइन में है कि हैवी कोर टूल से फ्लेक टूल की तरफ ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन ही मिडल पैलियोलिथिक की आइडेंटिटी है। अब फ्लेक टूल होता क्या है, तो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। इमेजिन कीजिए आपके पास एक बड़ा स्टोन है। लोअर पैलियोलिथिक में इंसान उस बड़े स्टोन को ही शेप देकर टूल बना लेते थे, लेकिन मिडल पैलियोलिथिक में अप्रोच बदल गई। अब ह्यूमंस पहले एक बड़ा स्टोन चूज करते थे और उसके बाद में उस स्टोन से छोटे छोटे शार्प पीसीज निकालते थे। इन छोटे शार्प पीसीज को फ्लेक्स कहा जाता था और इन फ्लेक्स को ही अलग अलग पर्पज के लिए टूल्स के रूप में यूज किया जाता था। यानी अब पूरे स्टोन टूल ही नहीं बनता था। अब पूरा स्टोन जो है वो टूल नहीं बनता था, स्टोन के छोटे छोटे और शार्प टुकड़े ही टूल बनाए जाते थे। इसलिए इस पीरियड को फ्लिप टूल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। अब सवाल आता है, इससे फायदा क्या हुआ। हैवी टूल्स को कैरी करना मुश्किल था, उन्हें बनाना भी डिफिकल्ट था, लेकिन फ्लैग टूल्स छोटे होते थे, लाइट वेट होते थे और स्पेसिफिक काम के लिए ज्यादा एफिशिएंट थे। यानी टेक्नोलॉजी सिर्फ इंप्रूव नहीं हुई बल्कि स्पेशलाइज्ड भी हो गई। इसी पीरियड में एक इंपॉर्टेंट टेक्निक का यूज हुआ है जिसे हम बोलते हैं लेवलोइस टेक्निक। ये नाम फ्रांस के लेवलोइस नाम के एरिया से आया है। इस टेक्निक में ह्यूमंस पहले स्टोन कोर को केयरफुली प्रिपेयर करते थे, उसके बाद प्लान्ड वे में उस पर स्ट्राइक करके एक स्पेसिफिक शेप का फ्लेक निकालते थे। स्टूडेंट, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि अब ह्यूमंस रैंडम स्टोन नहीं तोड़ रहे थे, उनके माइंड में पहले से डिजाइन होता था उन्हें किस शेप का टूल बनाना है। यानी प्लानिंग, ऑब्जर्वेशन और स्किल का लेवल पहले से काफी इंप्रूव हो चुका था। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंस एविडेंस माना जाता है। अब देखते हैं कि इस पीरियड के मेजर टूल क्या थे। तो सबसे मेजर टूल की अगर बात करें तो वो है स्क्रैपर। नाम से ही समझ आ रहा है, स्क्रैप करना। स्क्रैपर का यूज मेनली एनिमल स्किन को क्लीन करने के लिए होता था। जब किसी एनिमल का शिकार किया जाता था तो उसकी स्किन को रिमूव और क्लीन करना पड़ता था। इसी काम के लिए स्क्रैपर यूज किए जाते थे। वुड को स्मूथ करना हो, बोन को शेप देने में भी इसका यूज होता था। दूसरा इंपॉर्टेंट टूल है बोरर। कभी कभी इसे ओल भी कहते कहा जाता है। ये पॉइंटेड टूल होता था। इसका यूज होल बनाने के लिए होता था। एनिमल हाइड में होल करके उसको बांधना या वुडन ऑब्जेक्ट में छेद करना, यह सब काम बोरर से ही किए जाते थे। तीसरा इंपॉर्टेंट टूल है पॉइंट्स। ये ट्रायंगुलर या एक पॉइंटेड फ्लेक्स होते थे। इन्हें वुडन शाफ्ट के साथ अटैच करके प्रिमिटिव स्पेयर बनाए जाते थे। ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये ट्रायंगुलर शेप के पॉइंट्स हैं। तो इससे हंटिंग और एफिशिएंट हुई है। यानी ह्यूमन सिर्फ स्टोन यूज नहीं कर रहे हैं बल्कि स्टोन और वुड को कंबाइन करके कंपोजिट टूल बनाना भी सीख रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं, निवेशन इंडस्ट्री। ये नाम महाराष्ट्र के निवेशा साइट के नाम पर पड़ा है। यहीं से आर्कियोलॉजिकल एच डी संकलिया ने मिडल पैलियोलिथिक फ्लेक टूल का सिस्टमेटिक स्टडी किया था। इसी वजह से जो इंडियन मिडल पैलियोलिथिक की फ्लेक इंडस्ट्री को कई बार निवेशन इंडस्ट्री भी कहा जाता है। यूपीएससी के लिए फैक्चुअल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब एक इंटरेस्टिंग चेंज देखते हैं। लोअर पैलियोलिथिक में ह्यूमंस मेनली क्वार्टजाइट स्टोन का यूज करते थे, लेकिन मिडल पैलियोलिथिक में रॉ मटेरियल भी चेंज होने लगा। अब ह्यूमन ने चेल्ट, जेस्पर और अगाटे और चैल्केडोनी जैसे फाइन ग्रेन स्टोन का भी यूज करना शुरू किया। क्वेश्चन ये है कि स्टोन क्यों बदला। तो रीजन सिंपल है, ये स्टोन ज्यादा फाइन होते थे, इनसे शार्पर और थिनर फ्लेक्स बनाना इजी होता था। और जब टूल शार्प होने तो
होगा तो हंटिंग और कटिंग दोनों ज़्यादा एफिशिएंट होगी। यानी सिर्फ टूल डिजाइन ही इम्प्रूव नहीं हुआ, बल्कि रॉ मटेरियल सिलेक्शन भी इंटेलिजेंट हो गया। स्टूडेंट अगर लोअर और मिडिल पैलेलिथिक को कंपेयर करे तो एक क्लियर पिक्चर सामने आती है। लोअर पैलेलिथिक का फोकस था स्ट्रेंथ, मिडिल पैलेलिथिक का फोकस था एफिशिएंसी। हैवी टूल्स की जगह लाइट वेट टूल आ गए, जनरल पर्पस टूल की जगह स्पेशलाइज्ड टूल आ गए, और रैंडम स्टोन ब्रेकिंग की जगह प्लान्ड फ्लेक प्रोडक्शन शुरू हुआ। ये सारे चेंजेस हमें बताते हैं कि ह्यूमन ब्रेन और टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग दोनों कंटिन्यूअसली डेवलप हो रही थी। आज की स्लाइड के कंक्लूजन सिर्फ इतना ही है कि मिडल पैलियोलिथिक एज सिर्फ एक नया टाइम पीरियड नहीं था, ये ह्यूमन टेक्नोलॉजी की एवोल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। तो इसमें जो है हम मिडल पैलियोलिथिक एज का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। तो अब एक इम्पोर्टेंट पैटर्न समझिए कि मिडल पैलियोलिथिक साइट पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में काफी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये भी है कि इनमें से बहुत सारी साइट वहीं पर है जहां लोअर पैलियोलिथिक के एविडेंस भी मिल चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमंस अपनी पुरानी सेटलमेंट को कंप्लीटली छोड़कर किसी नई कॉन्टिनेंट में नहीं चले गए। वही रिवर वैली, वही नेचुरल रिसोर्स, वही फेवरेबल एनवायरनमेंट, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। यानी लोकेशन लार्जली सेम रही, लेकिन टूल्स और लाइफस्टाइल में ग्रेजुअली डेवलपमेंट होता गया। इसी को आर्कियोलॉजी में कल्चरल कंटिन्यूटी कहा जाता है। अब हम इंपॉर्टेंट साइट को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले राजस्थान देखते हैं। यहाँ दो इंपॉर्टेंट रीजन मिलते हैं, लूनी रिवर और डिडवाना। लोअर पैलेयोलिथिक में हमने इनका नाम पढ़ा था, लेकिन मिडिल पैलेयोलिथिक में यहाँ एक इंपॉर्टेंट चेंज देखने को मिलता है। अब आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ स्क्रैपर और बोरस लार्ज असेंबलर में मिली हैं, खासकर सैंड ड्यून्स कॉम्प्लेक्स में। इससे हमें पता चलता है कि सेम रीजन में टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है। हैवी टूल्स की जगह स्पेशलाइज्ड फ्लेक टूल यूज होने लगे। ये बताते हैं कि ह्यूमन एडेप्टेशन सिर्फ क्लाइमेट के साथ नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ भी इवॉल्व हो रहा है। अब चलते हैं बेलन वैली उत्तर प्रदेश में। बेलन वैली का नाम आप बार बार सुन रहे हैं और इसका रीजन बहुत स्ट्रॉन्ग है। बेलन वैली इंडियन प्री हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल लेबोरेटरी में से एक है। यहाँ रिवर सिल्ट डिपॉजिट के अंदर मिडल पैलियोलिथिक फ्लेक टूल ओरिजिन मिलते हैं। इसका मतलब है कि एक्सकेवेशन के दौरान अलग अलग लेयर्स में फ्लेक टूल क्लियरली आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसी वजह से बेलन वैली हमें सिर्फ एक साइट नहीं बताती, बल्कि एक ह्यूमन टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन का एक कंटिन्यूअस प्रोवाइड करती है। अब आते हैं भीमबेटका मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की इंपॉर्टेंस हम पिछली क्लास में पिछली स्लाइड में डिटेल से समझ चुके हैं, लेकिन मिडिल पैलियोलिथिक के कॉन्टेक्स्ट में एक नया डेवलपमेंट देखने को मिलता है। रॉक शेल्टर की मिडिल पैलियोलिथिक लेयर में फाइन स्क्रैपर और टूल डिस्कवर हुए। यानी वही भीमबेटका जहां लोअर पैलियोलिथिक के हैंड एक्स मिले थे, वहीं बाद में फ्लेक टूल भी मिलते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस ऑक्यूपेशन का सबसे बड़ा एविडेंस है। इससे पता चलता है कि ह्यूमन जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसी रीजन में रहते रहे और उनकी टेक्नोलॉजी ग्रेजुअली इम्प्रूव होती गई। अब हम आते हैं महाराष्ट्र के निवेशा पर। तो पिछली स्लाइड में हमें नेविशन इंडस्ट्री का नाम पड़ा था। अब उसका प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस समझिए। निवेशा को मिडिल पैलियोलिथिक का टाइप साइट माना जाता है। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को चर्ट जेस्पर से बने फ्लेक टूल की रिच असेंबलिंग मिली है। यानी रॉ मटेरियल भी बदल चुका है। क्वार्टजाइट के कंपैरिजन में चेट और जेस्पर ज्यादा फाइन ग्रेन्ड होते हैं, इसीलिए इन्हें स्क्रैपर टूल बनाना पॉसिबल था। अब साउथ इंडिया की तरफ चले तो कर्नाटका में कलंदकी बेसिन और मलाप्रभा बेसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रीजन रिवर टेरिस के पास स्थित हैं। यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे फ्लेक टूल फैक्ट्री साइट मिले हैं। फैक्ट्री साइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ रेडीमेड टूल नहीं है, बल्कि यहाँ अनफिनिश्ड टूल, फ्लेक और स्टोन वर्किंग के एविडेंस भी मिले हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि ह्यूमंस की इसी जगह पर बैठकर टूल मैन्युफैक्चर करते थे। यानी ये प्रोडक्शन सेंटर भी थे और हैबिटेशन जोन भी। अब हम इंडिया सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की तरफ चलते हैं। वो है पोतवार प्लेटी और सोन वैली, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। तो लोअर पैलियोलिथिक में हमने सोनियन कल्चर पढ़ी थी। मिडिल पैलियोलिथिक में इसी रीजन में एक नया फेज देखने को मिलता है, जिसे हम लेट सोन इंडस्ट्री कहा जाता है। यहाँ फ्लेक टोल का डेवलपमेंट क्लियरली विजिबल है। इससे हमें पता चलता है कि सोनियन ट्रेडिशन भी टाइम के साथ इवॉल्व हुई और एक नया टेक्नोलॉजिकल फीचर एडॉप्ट करती गई। अगर हम पूरे इंडिया का मैप दिमाग में विजुअलाइज करें तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न समझने को आता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पाकिस्तान का पोतवार रीजन सबसे इंपॉर्टेंट साइट
जो एक चीज़ से कनेक्ट करती है वह है रिवर सिस्टम। जैसे कहीं लूनी रिवर है, कहीं बेलन रिवर है, कहीं प्रवरा नदी है, तो कहीं सोन रिवर है। यानी प्री हिस्टोरिक ह्यूमन्स के रिलेशनशिप रिवर्स के साथ लगातार बना रहा। वाटर सिर्फ पीने के लिए नहीं था, रिवर के आसपास एनिमल भी मिलते थे, प्लांट भी मिलते थे और जो स्टोन है वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज होते थे। अब ये हमारी अगली साइट अगली एज की बात करें तो वो है अपर पैलियोलिथिक एज। तो ये पीरियड जो है अप्रोक्सीमेटली 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक का माना जाता है। इसी पीरियड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दौरान मॉडर्न ह्यूमन बिहेवियर का डेवलपमेंट क्लियरली दिखाई देना शुरू होता है। अगर लोअर पैलियोलिथिक सर्वाइवल की बिगिनिंग था, मिडल पैलियोलिथिक टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट थी, तो अपर पैलियोलिथिक ह्यूमन क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का पीरियड था। सबसे पहले क्लाइमेट की बात करते हैं। ये पीरियड आइस एज के लास्ट फेज को रिप्रेजेंट करता है। क्लाइमेट धीरे-धीरे पहले की कंपैरिजन में वार्मर और लेस ह्यूमिड होने लगा था। अब इसका इफेक्ट सिर्फ टेम्परेचर पर ही नहीं पड़ा, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, वेजिटेशन बदली, ह्यूमंस की स्पीशीज और उनकी मूवमेंट में भी चेंजेस आए और नेचुरली ह्यूमंस को भी अपनी हंटिंग स्ट्रेटजी और लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ा। यानी क्लाइमेट चेंज ने ह्यूमन एवोल्यूशन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया। अब आते हैं इस पीरियड की सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पर, ब्लेड टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट, अब तक हमने हैंड एक्स और फ्लेक देख चुके हैं, लेकिन ब्लेड क्या होता था? ब्लेड एक ऐसा स्टोन टूल होता था जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से कम 2 गुना होती थी। यानी ये लंबा, पतला और बहुत ही शार्प होता था। ये ब्लेड को बनाने के लिए ह्यूमन्स कंट्रोल्ड फ्लेकिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये एक ब्लेड का एग्ज़ाम्पल है। तो ध्यान दीजिए, अब जो स्टोन को तोड़ना ही ऑब्जेक्टिव नहीं था, ऑब्जेक्टिव था कि एक पर्टिकुलर साइज और शेप की ब्लेड प्रोड्यूस करना। ये बताता है कि ह्यूमंस की प्लानिंग एबिलिटी पहले से काफी इंप्रूव हो चुकी थी। अब सवाल आता है कि ब्लेड टेक्नोलॉजी बेटर क्यों थी? तो रीजन सिंपल है कि एक बेड स्टोन कोर से कई ब्लेड निकाले जा सकते थे, यानी रॉ मटेरियल का बेटर यूटिलाइजेशन होने लगा। दूसरा, ब्लेड लाइट वेट होता था, कैरी करने में इजी था और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्लेड को अलग-अलग टूल्स में कन्वर्ट किया जा सकता था। यानी एक ही टेक्नोलॉजी से मल्टीपल टाइप के टूल बनने लगे। इसी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट अपर पैलियोलिथिक को स्पेशलाइज्ड टूल इंडस्ट्री भी कहते हैं। अब ब्लेड के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टूल आता है ब्यूरिन। तो स्टूडेंट, ब्यूरिन को आप एक छोटे स्टोन चीज़ल के रूप में देख सकते हैं या समझ सकते हैं। इसका एज जो है वो बहुत शार्प था। ये कटिंग के लिए कम और इनग्रेविंग और कार्विंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता था। बोन पर जैसे डिज़ाइन बनाना हो, आइवरी को शेप करना हो, सॉफ्ट स्टोन्स को कार्व करना हो, ये सब काम ब्यूरिन की हेल्प के किए जाते थे। यानी अब ह्यूमन टेक्नोलॉजी सिर्फ हंटिंग तक लिमिटेड नहीं रही, अब क्राफ्टमैनशिप भी डेवलप होने लगी। ये बहुत बड़ा बिहेवियर चेंज था। अब आते हैं अपर पैलियोलिथिक की एक और रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट पर, जो है बोन टूल इंडस्ट्री। तो अब तक हम जो है लगभग सिर्फ स्टोन टूल की बात कर रहे थे, लेकिन इस पीरियड में पहली बार ह्यूमन ने एनिमल बोन्स को भी सिस्टमैटिक तरीके से टूल बनाने के लिए यूज करना शुरू किया। बोन से हार्पून बनते थे, पॉइंट्स बनती थी, निडल्स बनते थे और ऑल्स बनाए जाने लगे। एक-एक टूल का अपना अलग-अलग पर्पस था। हार्पून का यूज फिशिंग या हंटिंग में होता था, निडल का यूज एनिमल स्किन को सिलने के लिए होता था, ऑल का यूज होल करने के लिए होता था। यानी मटेरियल भी डाइवर्सिफाई हो गया और टेक्नोलॉजी भी। अब सिर्फ स्टोन स्टोन पर डिपेंडेंस नहीं रही। ये पॉइंट यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोन टूल इंडस्ट्री का सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट अपर पैलियोलिथिक की मेजर आइडेंटिटी है। अब सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बदली, ह्यूमन बिहेवियर भी चेंज होने लगा। इसी पीरियड में स्पेशलाइज्ड हंटिंग टेक्निक भी डेवलप हुई। पहले हम ह्यूमंस जनरली बेड एनिमल का शिकार करते थे, लेकिन अब वो स्मॉलर और फास्टर एनिमल का भी एफिशिएंट शिकार करने लगे। इसका मतलब हंटिंग स्ट्रेटेजी और प्लानिंग दोनों इंप्रूव हो चुकी थी। अब एक और फैसिनेटिंग डेवलपमेंट देखते हैं। इसी पीरियड में हम सिंबॉलिक आर्ट के अर्लीस्ट एविडेंस मिलने शुरू होते हैं। ह्यूमन सिर्फ फूड और शेल्टर के बारे में नहीं सोच रहे थे, अब वो अपनी फीलिंग, ऑब्जर्वेशन और आइडियाज को भी एक्सप्रेस करने लगे। इसी पीरियड में पर्सनल ऑर्नामेंट जैसे बीड्स का यूज शुरू हुआ। अब एक सिंपल क्वेश्चन कि अगर कोई इंसान बीड पहन रहा है तो क्या वह सर्वाइवल के लिए जरूरी है? बिल्कुल नहीं।
इसका मतलब क्या हुआ कि अब ह्यूमन माइंड सर्वाइवल से आगे बढ़ चुका है। अब उसके अंदर ब्यूटी, आइडेंटिटी और सिंबॉलिक थिंकिंग का डेवलपमेंट हो रहा है। इसी पीरियड में अर्ली रॉक पेंटिंग की भी बिगिनिंग होती है। हम उन पेंटिंग को नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझिए कि अपर पैलेयोलिथिक ह्यूमन सिर्फ हंटर नहीं थे, वो आर्टिस्ट बन चुके थे, क्राफ्टमैनशिप बन चुके थे और सिंबॉलिक थिंकर भी बन रहे थे। तो अब जो है अपर पैलेयोलिथिक की साइट की अगर हम बात करें, तो लोअर पैलेयोलिथिक में हम जो है मेनली हैंड एक्स देख रहे थे। मिडल पैलेयोलिथिक में हम फ्लेक टूल, और अब अपर पैलेयोलिथिक में हम सिर्फ स्टोन टूल ही नहीं बल्कि बोन टूल, ऑर्नामेंट और आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स भी मिलने लगे थे। यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का नेचर भी बदल गया, और जो सर्वाइवल के टूल्स हैं वो भी बदल रहे थे। अब हम कल्चर के एविडेंस भी मिलने लगे थे। तो सबसे पहले चलते हैं कुरनूल केव, जो कि आंध्र प्रदेश में है। एक मिनट साथियों। जी, जो कि कुरनूल, ये केव्स है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो कुरनूल केव्स अपर पैलेयोलिथिक का सबसे इंपॉर्टेंट साइट में से एक है। इस साइट की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को बोन टूल के एक्सटेंसिव एविडेंस मिलते हैं। हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि अपर पैलेयोलिथिक में ह्यूमंस ने एनिमल बोन्स का सिस्टमैटिक यूज किया। कुरनूल केव्स उस बात का डायरेक्ट आर्कियोलॉजिकल प्रूफ प्रोवाइड करती है। लेकिन सिर्फ बोल्ट बोन टूल ही नहीं, यहाँ ऐश बेड्स यानी राख की लेयर भी डिस्कवर हुई है। अब सवाल आता है, ऐश बेड का मतलब क्या होता है? तो ऐश तभी बनती है जब फायर यूज होती है। यानी ये एविडेंस इंडिकेट करता है कि अपर पैलेयोलिथिक ह्यूमंस कंट्रोल्ड वे में फायर का यूज कर रहे थे। फायर उनके लिए सिर्फ वार्म का सोर्स नहीं था, इसका यूज वह फूड को रोस्ट करने, वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्शन और डेली एक्टिविटीज के लिए भी होता था। इसलिए कुरनूल केव्स इंडियन प्री हिस्ट्री में बहुत एक स्पेशल प्लेस रखती है। अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट साइट पर, जो कि है मुच्छतला चिंतामनु गावी, जो कि आंध्र प्रदेश में। नाम थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ से भी आर्कियोलॉजिस्ट को अपर पैलेयोलिथिक बोन टूल असेंबल्स मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि बोन टूल सिर्फ एक ही जगह यूज होते थे, बल्कि साउथ इंडिया के डिफरेंट रीजन में ह्यूमन बोन टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर चुके थे। ये बताते हैं कि अपर पैलेयोलिथिक इनोवेशन ग्रेजुअली स्प्रेड हो रही थी। अब हम महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से सबसे फेमस अपर पैलेयोलिथिक साइट मिली है जिसको पटने, जो कि जलगांव डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो पटने का नाम आपको एग्जाम के लिए जरूर याद रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक बहुत यूनिक डिस्कवरी हुई थी, ओस्ट्रिच एग सेल बीड्स। अब एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या बीड्स हंटिंग के लिए यूज होते थे? नहीं। क्या बीड्स से फूड मिलता था? बिल्कुल नहीं। तो फिर ह्यूमन बीड्स क्यों बना रहे थे? तो इसी में जो है अपर पैलेयोलिथिक की ब्यूटी छुपी हुई है। ये बीट्स बताते हैं कि ह्यूमन सिर्फ सरवाइव करने का काम नहीं सोच रहे थे, अब उनके अंदर ब्यूटी, आइडेंटिटी और जो है पर्सनल ओरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका था। पटने से सिर्फ बीड्स नहीं मिले हैं, यहाँ एनग्रेव्ड ओस्ट्रिच एग सेल फ्रेगमेंट भी मिलते हैं। यानी ह्यूमन एग सेल पर लाइंस और डिजाइन कर उन्हें बना रहे थे। तो ये एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का अर्ली एविडेंस है। इसका मतलब ह्यूमन माइंड अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी करने लगा था। अब एक और साइट देखते हैं, इनाम गांव, जो कि महाराष्ट्र में है। जनरली इनाम गांव का नाम आप चैल्कोलिथिक कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, लेकिन एक्सकवेशन से ये भी पता चलता है कि यहाँ अपर पैलेयोलिथिक ऑक्यूपेशन के ट्रेसेस भी मिलते हैं। यानी एक ही साइट पर डिफरेंट कल्चरल फेजेस को आइडेंटिफाई किया गया है। इसलिए आर्कियोलॉजी में स्ट्रेटिग्राफी का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। एक ही एक ही जगह पर अलग अलग लेयर हमें अलग अलग टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन देती हैं। अब साउथ इंडिया की तरफ चलते हैं, जहां पर रेनीगुंटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये साइट किसके लिए फेमस थी? तो ब्लेड और ब्यूरिंग फैक्ट्री साइट। स्टूडेंट, जो फैक्ट्री साइट शब्द का मतलब समझिए। इसका मतलब यहाँ सिर्फ फिनिश टूल नहीं मिले हैं, यहाँ स्टोन फ्लेक्स, अनफिनिश्ड ब्लेड और मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट भी मिला है। यानी ह्यूमंस इसी जगह पर बैठकर ब्लेड और ब्यूरिंग टूल्स बनाते थे। ये एक प्रोडक्शन सेंटर था, और इससे हमें पता चलता है कि अपर पैलियोलिथिक ह्यूमन टूल मैन्युफैक्चरिंग में काफी ऑर्गेनाइज्ड हो चुके थे। अब आते हैं लास्ट और बहुत इंटरेस्टिंग साइट पर, जो है लोहंदा नाला, जो बेलन वैली उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को एक बहुत यूनिक ऑब्जेक्ट मिला है, बोन आइडल ऑफ द मदर गोडेस।
कुछ स्कॉलर इसे बोन हार्पून भी इंटरप्ट करते हैं। यानी ध्यान दीजिए कि आर्कियोलॉजी में हर डिस्कवरी का इंटरप्रिटेशन हमेशा फाइनल नहीं रहता। कभी-कभी एक ही ऑब्जेक्ट को डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट अलग-अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। इसीलिए इस ऑब्जेक्ट को कुछ एक्सपर्ट मदर गॉडेस आइडल मानते हैं, जबकि कुछ इसे बोन हार्पून के रूप में इंटरप्रेट करते हैं। अब साथियों एक ये पॉइंट हमें जो है आर्कियोलॉजी की साइंटिफिक नेचर को भी समझाता है। अब अगर हम इस पूरी स्लाइड को देखते हैं एक बार, तो एक क्लियर पैटर्न समझ में आता है। कुरनूल केव हमें बोन टेक्नोलॉजी और फायर का एविडेंस देती है। मुच्चतला चिंतमनुगावी जो है बोन टूल की कंटिन्यूटी दिखाती है। पटने में हमें ओस्ट्रिच एक्सेल बीड मिलते हैं। रेनीगुंटा जो है एक ऑर्गेनाइज्ड ब्लेड इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। और लोहंदा नाला सिंबॉलिक या रिचुअल ऑब्जेक्ट के पॉसिबल एविडेंस को प्रेजेंट करता है। तो ये सारी डिस्कवरी एक ही बात प्रूव करती है, अपर पैलियोलिथिक ह्यूमन अब सिर्फ हंटर गैदरर नहीं रहे, वो क्राफ्टमैन भी बनते जा रहे थे। अब साथियों चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। तो अब बात करते हैं आर्ट की। तो जब हम आर्ट शब्द सुनते हैं, तो हम पेंटिंग, स्कल्पचर, डेकोरेशन के बारे में सोचते हैं। लेकिन पैलियोलिथिक पीरियड में आर्ट का पर्पस सिर्फ डेकोरेशन नहीं था। आर्ट उस समय सर्वाइवल, रिचुअल और सिंबॉलिक कम्युनिकेशन के मीडियम से भी मतलब उसका ताल्लुक था। यानी जो बातें लैंग्वेज से एक्सप्रेस करना डिफिकल्ट था, उन्हें ह्यूमंस पेंटिंग और सिंबल्स के थ्रू एक्सप्रेस करते थे। इसी वजह से पैलियोलिथिक आर्ट को ह्यूमन सिविलाइजेशन की अर्लीस्ट एक्सप्रेसिव कल्चर कहा जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं रॉक पेंटिंग की। तो इंडिया में अपर पैलियोलिथिक फेज की सबसे फेमस रॉक पेंटिंग भीमबेटका रॉक शेल्टर से मिली है। यहाँ मैंने इमेज भी लगा रखी है, जो कि आपको डिपिक्ट करता है कि रॉक पेंटिंग कैसे दिखती है। तो भीमबेटका का नाम हम सबसे पहले इसमें पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम उस साइट को एक नया पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। पहले भीमबेटका हमें स्टोन टूल के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा था। अब वही भीमबेटका हम ह्यूमन क्रिएटिविटी का एविडेंस भी प्रोवाइड करता है। ये बताते हैं कि एक ही आर्कियोलॉजिकल साइट से ह्यूमन लाइफ के कई डायमेंशन को समझा जा सकता है। अब सवाल आता है इन पेंटिंग में दिखाया क्या गया था। सबसे पहले लार्ज एनिमल जैसे बाइसन, राइनोसोरस, टाइगर, एलिफेंट, ये एनिमल उस समय के एनवायरनमेंट का भी एविडेंस देते हैं। साथ ही पेंटिंग में स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर भी बनाए गए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कई पेंटिंग में हंटिंग सीन भी दिखाए गए हैं। स्टूडेंट, हंटिंग सीन का मतलब क्या हुआ? ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं थी, ये हमें बताती है कि ह्यूमन ग्रुप हंटिंग करते थे, एनिमल का बिहेवियर ऑब्जर्व करते थे और शायद हंटिंग के एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करते थे। यानी पेंटिंग प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस की डेली लाइफ का एक विजुअल रिकॉर्ड बताती है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इतने हजार साल पहले कलर्स कहाँ से आए? उस समय पेंटिंग कंपनीज नहीं थी, ब्रश भी नहीं थे, तो पेंटिंग बनी कैसे? तो अर्ली ह्यूमंस नेचर के बहुत क्लोज रहते थे, इसलिए उन्होंने नेचुरल मिनरल्स का यूज किया। पेंटिंग के लिए ओक्रे, मैग्नीज और चाल्कडोनी जैसे मिनरल पिगमेंट को पाउडर बना के यूज किया जाता था। उस पाउडर को एनिमल फैट या प्लांट सैप के साथ मिक्स किया जाता था। इस मिक्सचर से एक नेचुरल पेंट तैयार होता था। यानी प्री हिस्टोरिक ह्यूमन के पास केमिस्ट्री की मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके ड्यूरेबल कलर्स बना लेते थे। इसी वजह से कुछ पेंटिंग हजारों साल बाद भी हमें देखने को मिलती हैं। अब अगली स्लाइड में जो है अगले टॉपिक में हम देखते हैं ऑस्ट्रिच एक्सेल बीड। तो सबसे पहले हमें इसका जो एविडेंस कहाँ मिलता है साथियों, वो मिलता है पटने, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं कि इसका जो एविडेंस है वो पटने के साथ साथ भीमबेटका और चंद्रसल जो कि राजस्थान है में स्थित है, वहां से भी मिलता है। ये एक्सेल को छोटे छोटे टुकड़ों को केयरफुली शेप देकर पॉलिश करके बनाए जाते थे। अब एक सिंपल क्वेश्चन कि ये जो बीड्स हैं उनका यूज क्या था? तो ये जो है अपर पैलेयोलिथिक की सबसे बड़ी खासियत इसमें छुपी हुई थी कि अब ह्यूमन जो है सरवाइव नहीं कर रहे थे। अब उनके अंदर ब्यूटी और आइडेंटिटी और पर्सनल ओरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका था। अब एक इंटरेस्ट ऑब्जर्वेशन समझिए, कई ऑस्ट्रिच एक्सेल फ्रेगमेंट पर जियोमेट्रिक लाइन और एनग्रेव डिजाइन भी मिले हैं। ये डिजाइन हमें बताते हैं कि ह्यूमन के पास एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो चुकी है।
वो सिर्फ नेचुरल ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर रहे हैं, वो उन्हें मॉडिफाई भी कर रहे हैं और उन मॉडिफिकेशन का शायद कोई सिंबॉलिक मीनिंग भी था। तो अब हम अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो अब एक सिंपल सी लाइन याद रखिए साथियों, पैलियोलिथिक ह्यूमंस वर कंज्यूमर नॉट प्रोड्यूसर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज हम जो है फूड प्रोड्यूस करते हैं, फार्मिंग करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, एनिमल को डोमेस्टिकेट करते हैं, लेकिन पैलियोलिथिक एज में ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय ह्यूमंस नेचर पर कंप्लीटली डिपेंडेंट थे, जो नेचर देता था वही उनका फूड था। इसकी वजह से इकोनॉमी को हंटिंग गैदरर इकोनॉमी कहा जाता था। अब देखते हैं फूड ऑब्टेन कैसे करते थे। सबसे पहला इसका सोर्स है हंटिंग। पैलियोलिथिक ह्यूमंस बेड और छोटे दोनों टाइप के एनिमल का शिकार करते थे, जैसे वाइल्ड कैटल, डियर, वाइल्ड बोल, गैजल्स और एलिफेंट। अब सवाल आता है, क्या उस समय बो और एरो यानी तीर कमान था? तो इस स्लाइड के कॉन्टेक्स्ट में हंटिंग के लिए मेनली स्पेयर्स, वुडन क्लब्स और हैवी स्टोन प्रोजेक्टाइल्स का यूज किया जाता था। यानी हंटिंग एक डेंजरस एक्टिविटी थी। इमेजिन कीजिए, आज अगर आप किसी वाइल्ड एनिमल का एनकाउंटर हो जाए तो हमारे पास मॉडर्न वेपन होते हैं, लेकिन उस समय ह्यूमंस के पास सिर्फ स्टोन टूल और वुडन वेपन थे। इसलिए हंटिंग सिर्फ स्ट्रेंथ का काम नहीं था, उसके लिए प्लानिंग, टीम वर्क और पेशेंस का भी जरूरत होती थी। अब हंटिंग के अलावा फूड का दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स था फोरेजिंग यानी प्लांट गैदरिंग। तो स्टूडेंट, एक कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि स्टोन एज के लोग सिर्फ मीट खाते थे, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। डेली डाइट का बहुत बड़ा हिस्सा प्लांट से आता था। ये लोग फॉरेस्ट से वाइल्ड फ्रूट, नट्स, रूट, ट्यूबर्स और सीड कलेक्ट करते थे। ये इजीली अवेलेबल होते थे और रेगुलरली फूड प्रोवाइड करते थे। इसीलिए हंटिंग और गैदरिंग दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से हिस्टोरियन उन्हें हंटर और गैदरर्स कहते हैं, सिर्फ हंटर नहीं कहते। अब एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट देखते हैं कि अपर पैलियोलिथिक पीरियड में फिशिंग और फाउलिंग भी प्रोमिनेंट होने लगे थे। फिशिंग का मतलब रिवर और लेक से फिश पकड़ना, और फ्लोइंग का मतलब बर्ड का हंटिंग करना। जैसे जैसे रिवर रिसोर्सेज का यूज बढ़ा, ह्यूमंस ने अपने फूड बेस की भी डाइवर्सिफाई किया। अब वो सिर्फ लैंड एनिमल पर डिपेंड नहीं था, वाटर रिसोर्स भी उनके लिए इंपॉर्टेंट फूड रिसोर्स बन गए। और अगर आप ऑब्जर्व करें तो फूड प्रोक्योरमेंट में भी एक ग्रेजुअली डेवलपमेंट देखने को मिलता है। पहले सिर्फ हंटिंग, फिर हंटिंग के साथ गैदरिंग और बाद में फिशिंग और फाउलिंग का भी एडिशन। यहाँ ह्यूमंस कंटिन्यूअसली एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी को इम्प्रूवमेंट कर रहे थे। अब हम सोसाइटी की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो है बैंड सोसाइटी। बैंड सोसाइटी का मतलब है, आज हम विलेजेस, टाउन और सिटीज में रहते हैं, लेकिन पैलियोलिथिक एज में परमानेंट विलेजेस नहीं थे। ह्यूमन छोटे छोटे ग्रुप में रहते थे। जनरली एक ग्रुप में 20 से 50 इंडिविजुअल होते थे। इसी स्मॉल ग्रुप को बैंड कहा जाता था। अब क्वेश्चन आता है, छोटे ग्रुप में क्यों रहते थे? तो रीजन प्रैक्टिकल है। अगर ग्रुप बड़ा होता तो सबके लिए फूड अरेंज करना डिफिकल्ट हो जाता, लेकिन स्मॉल ग्रुप इजीली मूव कर सकता था, हंटिंग भी एफिशिएंटली कर सकता था और अवेलेबल रिसोर्स को भी बेटर तरीके से शेयर कर सकता था। इसीलिए बैंड सोसाइटी प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के लिए सबसे सुटेबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी। अब स्लाइड का अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इगैलिटेरियन इथोस। ये यूपीएससी का फेवरेट एक कॉन्सेप्चुअल टर्म है। इगैलिटेरियन का सिंपल मतलब होता है इक्वेलिटी। पैलियोलिथिक सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई रिच या पुअर नहीं था, कोई किंग नहीं था, कोई फॉर्मल गवर्नमेंट नहीं थी और ना ही कोई परमानेंट सोसाइटी हायरार्की भी नहीं थी। जो फूड मिलते थे वो ग्रुप के मेंबर के बीच शेयर किए जाते थे, यानी सोसाइटी कंपैरेटिवली इक्वल नेचर की थी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ हम मॉडर्न डेमोक्रेसी की इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं। यह इक्वालिटी का मतलब है कि इंस्टीट्यूशनलाइज इनइक्वालिटी या ऑर्गेनाइज सोशल क्लासेस डेवलपमेंट नहीं हुई थी। अब आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट पर, नोमैडिक मोबिलिटी। पिछली स्लाइड में हमने पैलियोलिथिक ह्यूमंस नोमैडिक थे, लेकिन अब इसका रीजन समझते हैं। ये लोग सीजन के अकॉर्डिंग अपनी लोकेशन चेंज करते थे। अगर किसी एरिया में एनिमल माइग्रेट कर रहे हैं तो ह्यूमन भी उनके पीछे मूव करते थे। अगर किसी रीजन में फ्रूट या रूट्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो वो दूसरी जगह चले जाते थे। इसी तरह वाटर रिसोर्सेज भी सीजन के हिसाब से चेंज होते थे। यानी मूवमेंट का रिलेशन डायरेक्टली एनिमल माइग्रेशन, वाइल्ड प्लांट अवेलेबिलिटी और नेचुरल वाटर रिसोर्सेज से था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पैलियोलिथिक ह्यूमन रैंडमली ट्रेवल नहीं करते थे, उनकी माइग्रेशन नेचर के सीजनल साइकिल को फॉलो करती थी। इसी को हम सीजनल नोमैडिक
मोबिलिटी कहते हैं। अब हम इस पूरी स्लाइड के कंक्लूजन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पैलियोलिथिक ह्यूमन के पास एग्रीकल्चर नहीं था, परमानेंट विलेजेस नहीं थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज थी। उन्होंने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व किया, स्मॉल कोऑपरेटिव ग्रुप बनाए, रिसोर्सेज को शेयर किया और नेचर के साथ एडप्ट होने के लिए लाखों सालों तक सर्वाइव किया। यही कोऑपरेटिव लाइफस्टाइल फ्यूचर सिविलाइजेशन की फाउंडेशन बनी। अब आगे जो हम इसके अंदर नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो यूपीएससी में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट को आइडेंटिफाई कीजिए, या फिर मैचिंग करने को बोल दिया जाता है। तो साइट को उसके स्टेट या कल्चर फेज के साथ मैच कीजिए। इसीलिए इस स्लाइड को सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि विजुअलाइज करना है। जब भी साइट का नाम आए आपके माइंड में उसकी लोकेशन और उसकी स्पेशलिटी दोनों एक साथ आनी चाहिए। अब हम इसी अप्रोच से रिवीजन करेंगे। सबसे पहला साइट है सोन वैली। क्लास की शुरुआत में हमने सोन वैली पढ़ी थी। ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। इसी वैली ने सोन कल्चर को एविडेंस मिले हैं। इसी कल्चर ने आइडेंटिटी दी। इस कल्चर की जो आइडेंटिटी थी वो थी चॉपर चॉपिंग टूल। यानी जब भी एग्जाम में सोन वैली दिखे तो तुरंत याद करना नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पेबल टूल और सोनियन कल्चर। दूसरी साइट है भीमबेटका। भीमबेटका रॉक शेल्टर जो है ये मध्य प्रदेश में है। अगर कोई एक साइट पूरी पैलियोलिथिक एज को रिप्रेजेंट करती है तो वो है भीमबेटका। यहाँ हमें लोअर पैलियोलिथिक के हैंड एक्स, मिडल पैलियोलिथिक के फ्लेट टूल और अपर पैलियोलिथिक के रॉक पेंटिंग मिलती है, और बाद में हिस्टोरिकल पीरियड के भी एविडेंस मिलते हैं। इसी वजह से भीमबेटका को कॉन्टिन्यूअस कल्चरल सीक्वेंस के लिए जाना जाता है। और याद रखिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2003, ये फैक्चुअल पॉइंट जो है यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरी अगर हम बात करें तो वो है अतीरापक्कम। तमिलनाडु के अतीरापक्कम में है। इस साइट की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या थी? यहाँ से वेरी एंशिएंट जो है एक्लोन हैंड एक्स मिले हैं। इसी साइट ने प्रूव किया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोअर पैलियोलिथिक टेक्नोलॉजी भी बहुत प्राचीन थी। तो साथियों, ये मैंने यहाँ पे दे दिया है पूरा कंप्लीट। आप इसको एक बार अच्छे से जो है रिवाइज कर लीजिए। आगे भी हमने दे दिया है जो इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट है, जो कि यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है साथियों। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट सीरीज़ में।